चलिए अब अगले वाले टॉपिक की तरफ चलें हम लोग। अब आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम भले ही दे रखा हो इंट्रोडक्शन के तौर पर, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड। हाँ, कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड स्टार्ट हो रहा है अगला और आखिरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जो 2023 के सिलेबस के लिए सबसे आखिरी चैप्टर है। इसके आगे वाला टॉपिक हमें नहीं देखना है, मतलब यही था। चलो सबसे पहले बात करें कार्बन के बारे में। पहले कार्बन का हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड वगैरह के बारे में देखेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को साधारण शब्दों में कुछ लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? साधारण भाषा में बोला जाए तो कार्बन और उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स को जो समझाता है, जो पढ़ाता है, उसे हम लोग किसके अंदर रखते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं। हालांकि आप पढ़ के आए हो केमिस्ट्री कितने कंपोनेंट है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 है ना, कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। शुरुआत में बस लोगों को यही पता था कि हाँ केमिस्ट्री रहती है, इसको इसमें मिला हो तो ये कंपोनेंट बनते हैं। बट चीज़ें डेवलप होते गई तब उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता चला। तो सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी चीज़ का बेस क्या है। शुरुआत के समय में ऐसा माना जाता था कि हमारे आस पड़ोस में हर वो जिंदा जीव या ऑर्गेनिज्म कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं और उन्हीं कंपाउंड को नाम दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दिया जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वैसे कंपाउंड्स होते थे जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा जीव ही क्या कर सकते थे? बना सकते थे। विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, सेल्यूलोज, ये सब किन के अंदर आपको मिलता है? सिर्फ जिंदा जीवों के अंदर मिलता है। यानी इनको बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ किन के पास जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वैसी केमिस्ट्री जो डील करती थी या जो उन टॉपिक्स के बारे में समझाती थी कि हाँ ये वो कंपोनेंट है जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, उसे हम लोग किसके अंदर रखते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रोटीन क्या है, इसके यूजेस पढ़े। बनाने का तरीका तो लोगों को पता नहीं था, क्योंकि सब लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या माना करते थे कि हाँ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो किसी ना किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन रहे होते हैं। और इसको बनाने के लिए हम लैब में बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसको बनाने के लिए एक बहुत ही मिस्टिकल फोर्स की जरूरत होती है, एक जादुई फोर्स, एक अदृश्य किस्म का फोर्स जो इसको बनवाने में मदद करता है। तो उसे एक अलग नाम दिया गया, उसको एक कॉन्सेप्ट दिया गया। वो सब कॉन्सेप्ट वगैरह हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are only synthesized in organism, in या by ऑर्गेनिज्म, किसी जिंदा जीव के द्वारा ही क्या करा जा सके? बनाया जा सके। तो उसे हम क्या नाम देते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में एक स्पेशल बात आती थी कि हाँ, तो इसको बनाने के लिए किसका रोल रहता था? दीज कंपाउंड्स आर मेड इन ऑर्गेनिज्म with the help of a mystical force जो हम दोबारा बना नहीं सकते। वैसी फोर्स जो वहाँ एग्जिस्ट करती है उसके वजह से बनता है। और इस मिस्टिकल फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स, जो जिंदा जीवों में पाई जाती है। इसे क्या नाम दिया गया? वाइटल फोर्स, ठीक है। और इसी थ्योरी को जो जिन्होंने दिया, ये 2 पॉइंट मिलके एक थ्योरी बनती है, और इसी को एक आदमी ने दिया। उस आदमी ने इस थ्योरी को प्रपोज किया, उनका नाम था बर्जीलियस gave this theory and it was named as, अब नाम क्या होगा? जब फोर्स इतनी मिस्टिकल है तो इसका नाम क्या होगा? उसी के नाम पर न रखे होंगे, इसका नाम रखा गया वाइटल
फोर्स थियरी कि भैया इस दुनिया के जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बन सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि उनके पास एक मिस्टिकल फोर्स होती है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? वाइटल फोर्स। और इसी थियोरी, जादुई अदृश्य जो हम लैब में ना क्रिएट कर सकें, उसे हम कहेंगे मिस्टिकल फोर्स। तो इसको किसने दिया? बर्जीलियस ने। ठीक है, लोगों को बस ये पता था कि ये सभी के सभी कंपोनेंट किसके अंदर बनते हैं? किसके अंदर बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं। हालांकि ये सब का सब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ये थियरी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि इन्हीं के एक स्टूडेंट ने इन्हीं के दिए हुए एक थ्योरी को सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसी चक्कर में एक अननोन चीज निकल के सामने आ गई जो अलग ही हो गई, और उस साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेडरिक वोहलर ब्रोक वाइटल फोर्स theory and synthesized organic compound in a lab. Compound in laboratory. ये आदमी इनकी थ्योरी ब्रेक कर दिया। ये बंदे बहुत खुश थे कि हमने थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी को जो हम बताए कि हाँ भाई कितना यूनिक होता है। फ्रेडरिक वोहलर आया, बोला अच्छा रुको, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करते करते गलती से इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? जो स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था उसका नाम था यूरिया। यूरिया ही हम बोल सकते हैं कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया ही बनाया गया था इंसानों के द्वारा। कोई दिक्कत रहा? ये सिद्धांत हमें दिया हुआ था। अब इतना तो टाप ही चुके होंगे, नहीं टापे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। चलो नेक्स्ट वाले की तरफ चलेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा आया। अब अगले वाले कंपोनेंट की तरफ चले। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी का ब्रेकडाउन हो गया फ्रेडरिक वोहलर के बाद, तो उसके बाद तो लाइन ही लग गई। उसके बाद तो सब लोग लगे बनाने, फिर आगे आया, उसके बाद आए, सब लोग अलग अलग कंपाउंड लेकर आए। और उसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कही जाती थी? वैसे केमिस्ट्री जो सिर्फ जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब्सटेंस बन रहा हो, तो उसे वो लोग किसके अंदर मानते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमारे सलाइवा में जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर है, हमारे बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऐसा बोला गया। बट जब फ्रेडरिक वोहलर ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक कर दिया, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन चेंज हुई। तब लोगों ने नई डेफिनेशन की तलाश की, और तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन बनी, जिसके अंदर बोला गया कि द compounds made from कार्बन। बस एक लाइन, द कंपाउंड्स मेड फ्रॉम कार्बन। और उन कंपाउंड से डील करने वाली केमिस्ट्री क्या हो गई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कंपाउंड किससे बने होते थे? कार्बन से बने हुए होते थे। कार्बन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन, द कंपाउंड्स मेड फ्रॉम कार्बन एंड इट्स रिएक्शन with other elements। कार्बन का इसके साथ रिएक्शन और अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन के ऊपर क्या बनाया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाता है हमारे सामने, ये भाई साहब कौन? कार्बन। ठीक है, और उन्हीं को हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे दिया। अब कार्बन, तो कार्बन का पूरा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। कार्बन क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? चलो लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर। अरे भाई, ये आसमान की ऊंचाइयों को दिखाने लगा गाइज।
आप पीडब्ल्यू पे रिलेशन में करना बीडब्ल्यू करेंगे अब के वीडियो कुत्ता भोंकता था मैं भोंकता। चलो अब एटॉमिक नंबर की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 6। अब अगर हम इस एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट आ जाएगा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी देखोगे 2 4। अब 4 एक बहुत ही यूनिक वैलेंसी को कहा जाता है, 4 स्पेसिफिक वैलेंसी होती है और इस वजह से कार्बन के पास इस 4 की वैलेंसी को, एक वैलेंसी रहती है तो क्या कहते हो मोनोवैलेंट, 2 वैलेंसी रहती है तो क्या कहते हो बाईवैलेंट, 3 रहती है ट्राईवैलेंट। तो इस वाले को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4 की वैलेंसी होती है। तो अगर आप इनकी वैलेंसी लिखने के चक्कर में रहोगे तो क्या होगा, आपको प्लस या -4 मिलेगा। दोनों का कौन सा कंपोनेंट मिल सकता है कि 4, हाँ प्लस या माइनस दोनों 4 मिल सकता है। आपको 4 के दोनों की डोनेट करने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, 4 रिसीव करने की टेंडेंसी होता है। हालांकि हमें नहीं पढ़ना कि डोनेट कर रहा है रिसीव कर रहा है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है, इतना पता चला। अब इसकी टेट्रावैलेंस स्ट्रक्चर इसको काफ़ी यूनिक बना देता है। इसके कई सारे आपको वर्जन्स देखने को मिलने वाले होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत रहा आपका? यहाँ तक कोई दिक्कत रहा? ये सब तो समझ में। ये क्या है एक कॉमनली इसे कौन सा बोला जाएगा एलिमेंट? अगर इसका कोई पूछे तो क्या होगा? नॉन मेटालिक इन नेचर। इसका कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनता है ज़्यादातर, आपने पढ़ के आया हुआ है अभी जस्ट मेटल नॉन मेटल में हम लोग पढ़ के आए। तो इसका ज़्यादातर क्या मैक्सिमम स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? कोवैलेंट नेचर वाला ही बनने वाला है। ये कोवैलेंसी पर ही बात करने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना रहा। अब अगले वर्जन की तरफ चलते हैं। अगर ये किसी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो वो अलग चीज़ होगी। अगर ये सॉलिड कैसे प्रेजेंट होगा, ऑकरेंस इसकी कैसे होगी, नेचर में कैसे अकर करेगा, ठीक है। अब इसके ऑकरेंस पे बात कर लें। ऑकरेंस मतलब पाया कैसे जाता है। तो क्या ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है? सबसे रिएक्ट करता है। तो इसकी ऑकरेंस क्या हो जाएगी? 2 तरीके की हो जाएगी। पहला हो जाएगा फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब नॉर्मली ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा हो जाएगा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या हो जाएगा? सिर्फ कार्बन, कार्बन के अलावा और कोई एक चीज़ एग्जिस्ट ना कर रही हो उसे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसका फ्री स्टेट बोलेंगे। कंबाइंड स्टेट क्या हो जाएगा? जहाँ वो 2-3 चीज़ों से मिलकर बना हो, तो वहाँ पे उसे क्या बोलोगे? कंबाइंड स्टेट। हालांकि कंबाइंड स्टेट जो है वो आगे जाके पूरा का पूरा चैप्टर ही है। कंबाइंड स्टेट जो है जिसमें कार्बन कई सारे कंपोनेंट से रिएक्ट कर रहा है, यानी वो किससे बात करने वाला है? इट्स कंपाउंड। और फ्री स्टेट जो है वो मोस्टली किससे बात करने वाला है? कार्बन। तो जहां प्योरली सिर्फ और सिर्फ किसकी अकरेंस देखने को मिले? कार्बन की अकरेंस देखने को मिले और कुछ ना मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका फ्री स्टेट। अब नेचर में कार्बन 2-3 रूपों में अकर करता है। इसी वजह से कार्बन की फ्री स्टेट को उसके क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। क्या कहते हैं आप उसको? उसके एलोट्रोप्स। अब कार्बन कितने एलोट्रोप्स में पाया जाता है? हम पढ़ने कितने? 3। हमें पढ़ने कितने एलोट्रोप्स हैं? 3। सबसे पहला एलोट्रोप्स जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बोल सकते हैं, सॉरी हार्डेस्ट कंपोनेंट, डायमंड। फिर वो कंपोनेंट जो हम सभी के पेंसिल वगैरह के अंदर देखने को मिल जाता है, ग्रेफाइट। और तीसरा फुलेरिन। फुलेरिन, फ्लोरिन नहीं है ये, फुलेरिन, फुलेरिन बोल सकते हो। जिसने इनको खोजा था उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में क्या हो जाएगा? तो भाई साहब लिस्ट बना लो फिर। कंबाइंड स्टेट में तो वो अलग अलग कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा। एसिड्स हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा, हेलो अल्केन्स हो जाएगा, हेलो एरिन्स हो जाएगा, बहुत सारी लंबी लिस्ट बनाते चले जाओ। तो कंबाइंड स्टेट पे हम बात नहीं करने वाले, हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? इन्हीं सब पे। कोई दिक्कत रहा किसी का? करे। सबसे पहले टॉपिक को ब्लो अप करने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट में से उतारिएगा। लाइक सब्सक्राइब बोलिए सर, तब ना लाइक होगा। चलो अगले वाले टॉपिक की तरफ चले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब सबसे पहले वाले कंपोनेंट को हेड डालते हैं।
डायमंड। डायमंड क्या है, बस अब हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को समझाने वाले हैं। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये अपने आप में वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर हम इसके बारे में बोले तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, नहीं। लेकिन ऑप्टिकली वेरी गुड कंडक्टर है, ऑप्टिकली गुड कंडक्टर बोल सकते हो कि हाँ यार इसमें लाइट जाती है ना तो रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग एक बार बात किए थे, हम आपको समझाए थे ना कि एक बूंद के अंदर रे ऑफ लाइट जाती है और उसी बूंद से टकरा कर वापस चली जाती है तो बूंद चमकने लगता है, या इसी फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। वाईफाई भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। इसीलिए हम जो वायर वाला लेते हैं, केबल लेते हैं वाईफाई का, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, काटा जाता है, काटा जाता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट। वो तो अब आज तक हमको इतना बड़ा हीरा ही नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे हैं जिसमें हम गोली मार सकें। आप लोग कमाइएगा दिखाइएगा फिर हीरा लाके, उस पर कौन गोली मारेगा यार, एक के को है वो दुनिया का, और उस पर भी गोली मारिएगा। हाँ तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बैड कंडक्टर, कंडक्टर तो बोल ही मत, चलो लिख ही देते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल वही तो सबसे ज़्यादा मजेदार होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट निकल के आ रहा होता है कि इसके पास कमाल की लस्टर होती है। इंटरनल लस्टर नहीं होती, इसमें शाइन होता है, अंदर से चमक निकलती है। इसकी जो चमक होती है वो अंदर से निकलता है, ऐसा लगता है हाँ भाई अंदर से कुछ चमक रहा है, शाइन, शाइनिंग टेंडेंसी। अब अगला कंपोनेंट, इसका स्ट्रक्चर, ये बनता कैसे है, स्ट्रक्चर, इसकी बनावट के बारे में बात करें तो ये बनता कैसे है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक कंपोनेंट आगे वाले कितने कंपोनेंट से जुड़ा हुआ होता है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसका हर एक कार्बन एटम आगे वाले 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और ये चारों के चारों से अटैच्ड रहता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। चलो लेट्स सपोज करो ये कार्बन एटम है, तो ये कितने कार्बन एटम से अटैच होगा, एक ऊपर, नीचे, इधर की तरफ, इधर की तरफ, 4। ये वाला कितने कार्बन से अटैच है, एक अटैच हो चुका है, 2 3 4 हो गया। ये वाला एक ऊपर अटैच हो चुका है, 2 3 4। ये एक ऊपर अटैच हो चुका है, 2 3 4। और ये नॉन एंडिंग आगे की तरफ क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। ये कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहता है, आगे के स्ट्रक्चर में बढ़ते जा रहा होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का। अगर हम डायमंड का ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि लेट्स सपोज करो ये सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन है, कार्बन का ये बीच का एटम है, तो एक एटम ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ रहता है, एक एटम ऐसे सामने की तरफ जुड़ा हुआ रहता है, एक एटम ऐसे आगे की तरफ जुड़ा होता है, और एक एटम ऐसे पीछे की तरफ गया रहता है, पीछे। तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एटम कहाँ गया है, पीछे की तरफ। तो अगर मैं उसको दिखाऊं तो एक और स्केच अगर मिल जाए या कलम वगैरह तो दिखा दीजिए हमको। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आप इसको मिलाओगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप मिलाओगे तो इससे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको ऐसे जुड़ा हुआ होता है कार्बन एटम, समझिएगा। इसके हर एक एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि अभी तो हम आपको नहीं बताने वाले, इसीलिए आप बस ये समझ लीजिए, अंदाजन समझ लीजिए कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 120। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। बट आप आगे जाइएगा ना तो आपको पढ़ाएगा कि बेस के एंगल्स अलग होते हैं, यहाँ पे जितने भी एंगल बने हुए होते हैं वो सब अलग होते हैं। हालांकि एंगल्स पे बात ही नहीं करनी, वो 11th का टॉपिक है, तो उस पर हम बात नहीं करने वाले। बस ये समझ लीजिए कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। फिर ये वाला भी आगे जाकर कितने से जुड़ेगा, 3, फिर ये आगे जाके 3, क्योंकि एक से तो जुड़ चुका है ना। तो ये मत सोचिएगा कि सर ये वाला कार्बन तो बस एक से जुड़ा हुआ है, मैंने बस स्टार्ट के लिए एक लिया है, ये भी आगे जाके किससे जुड़ा होगा, 3 से, समझे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रन कैसा होता है, इनके कंपोनेंट को अगर आप आपस में मिलाओगे, ठीक है,
ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है, उतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। आप बस ये समझ लो कि इस वाले स्ट्रक्चर कहता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। हाँ, हम शाइन लिखे हैं, बस शाइन ही नहीं लिखे हैं, बस साइन ही लिखे हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, खुद से बताओ ये लाइन इस फिगर को देख के एक्सप्लेन हो रही है या नहीं हो रही है? ये लाइन इस फिगर को देख के एक्सप्लेन हो रही है, नहीं हो रही? बस इस कार्बन पे फोकस करो। ये सेंट्रल कार्बन है, ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 4 से। ये सेंट्रल कार्बन है, मान के चलो 1 2 3 4 से जुड़ा है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? और वो आने वाले 4 कार्बन से जुड़ गई, तो क्या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? तो क्या वो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देगा? आप खुद से बता रहे हो। तो समझ में आया डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए। अच्छा, ये खुद को ही इतना स्ट्रांगली बाइंड करके रखा हुआ होता है ना कि वह दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत रहा फटाफट मिटा देते। चलो, अरे छोड़ो ना, आप लोग समझते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या नहीं समझ में आता है? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ग्रेफाइट, नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बोला जाए तो ये ग्रेइश टाइप का सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर का। ये शाइन नहीं करता, हल्की लस्टर होती है इसमें, बट ये शाइन नहीं करता। ये प्योर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को दिखाता है, बट मेहनत से ही सफलता मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब उससे क्या मतलब है? यहाँ से नीचे सब आ रहा है ना, बस। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत ना रहा। अब अगले वाले कंपोनेंट की तरफ चले। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तो ग्रेफाइट के बारे में हो जाएगा हमारा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का नहीं होता, बस किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ये हार्डेस्ट नहीं होता, इसका जो होता है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा। अगर एक मुक्का दे के देखिए इसको, जैसे अभी दे के दिखा सकते थे, लेकिन ग्रेफाइट है यहाँ पे। एक मुक्का दे के दिखाएंगे, अभी एकदम चिथड़ों में उड़। तो ये था। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा। पहले देता था, अब पता नहीं, अब नहीं दे रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक कार्बन से अटैच रहता है, 4 से नहीं अटैच रहता है। कितने से अटैच रहता है? 3 से। और इसका जो कार्बन होता है वो लेयर में अटैच होता है। पहला वाला जो था वो सॉलिड बन रहा था, इसके कार्बन में क्या बनती है? लेयर्स। ध्यान से देखिएगा, इसमें 3D स्ट्रक्चर नहीं बनता, बनता तो है बट इसकी 3D पैकिंग जो होती है वो एक के ऊपर एक रख के बनी हुई होती है। पहले वाले में क्या होता है? वो खुद को इंगेज करता है, बांधता है। ये बांधता नहीं है, ऐसा लगता है एक डब्बा है, उसके ऊपर दूसरा डब्बा, उसके ऊपर तीसरा डब्बा रख के बना रहा है। और वो क्या कर रहा था? वो फंस के बन रहा था, तो वो स्ट्रांग हो जा रहा था। और ये ब्रिटल क्यों है? क्योंकि देखो, लेट्स सपोज करो ये कार्बन का सेंट्रल एटम है, तो ये कितनों से जुड़ा हुआ रहता है? 3 से। ये कार्बन एटम है, तो ये भी कितने से जुड़ा रहेगा? 3 से। तो 2 से जुड़ गया, 3 से। ये कार्बन एटम कितने से जुड़ा रहेगा? 3 से। 1 2 3 1 2 3 दिखाई दे रहा है। और इस तरह हम बनाते जाएं तो हमें क्या मिलते जाएगा? काफी सारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब ये कार्बन एक ओ से जुड़ा है, तो इसको भी 2 जुड़ना पड़ेगा। बना? तो ऐसे एक लेयर बनते हुए दिखाई दे रही है आपको। ऐसे ही हम जितना चाहे उतना लेयर हम क्या करते जा सकते हैं? बनाते जा सकते हैं। तो ये एक लेयर, इसके नीचे इसकी दूसरी लेयर, इसके नीचे उसकी तीसरी लेयर बनते जाती है, बनते जाती है, बनते जाती है। तो इसीलिए इन लेयर्स को अब हम इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ताकि हम आपको आगे आने वाली लेयर्स के साथ समझा सके रिलेशन इसका, कि कैसे अटैच होता है।
यहाँ पे फटाफट 2 हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो एटम जिसके नीचे है वो एटम बस उसी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चलो ठीक है, याद रखिएगा। अब बॉन्डिंग का मतलब इनके बीच में 2 लेयर बस रख दिया गया है, तो 2 लेयर के बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना। चलो बॉन्ड नहीं है लेकिन अट्रैक्शन तो होगा ना, पार्टिकल्स अट्रैक्ट एक दूसरे को करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो इसीलिए ये वाला पार्टिकल, ये जो दिखाई दे रहा है सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये इस हेक्सागोन के सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ये वाला पार्टिकल इस सेकंड वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ये फर्स्ट वाला पार्टिकल इस फर्स्ट वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। सेकंड वाला पार्टिकल इस सेकंड वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। थर्ड वाला पार्टिकल इस थर्ड वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। और इस तरह बस अट्रैक्शन के दम पे इस पे क्या बन जाती है, एक फोर्स देखने को मिल जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत रहा समझ में? इसका शेप 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि अलग अलग रूप में वो एग्जिस्ट करता है। ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसने बोला कि 4 वाला तो एक एग्जिस्ट करता है ना, चलो मैं 3 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करूंगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेक्सागोनल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत रहा? अब हम आगे वाला टॉपिक पढ़ा देते हैं क्योंकि ये समझना बहुत ही इजी है। फुलेरिन, लास्ट मैन नहीं होता। फुलेरिन क्या है? देख, कार्बन के 60 गो एटम एक दूसरे में जुड़कर एक गोला स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसी को हम उसका क्या कहते हैं? उसी को हम फुलेरिन कहते हैं। इसको साधारण भाषा में लोग भी बोलते हैं ए सुपर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मेड आउट ऑफ 60 एटम्स। कार्बन के 60 एटम एक दूसरे में जुड़कर स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने स्ट्राइप वाला वॉलीबॉल देखा है जिसमें पैचेस लगे होते हैं, पेंटागन हेक्सागन पेंटागन हेक्सागन, उसी बॉल के शेप का ये होता है। क्या होता है? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? ये फुलर, मतलब एक आदमी थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने इस शेप की डिस्कवरी की थी और उन्हीं के नाम पर इस शेप का नाम फुलेरिन रख दिया गया। ठीक है, फुलेरिन। हालांकि इसको नाम हम देते हैं क्या? C60। इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? C60। लेकिन कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं? फुलेरिन। क्या बोलते हैं? फुलेरिन। ये एक कॉम्पैक्ट कार्बन मॉलिक्यूल है जो कितने एटम से बना हुआ होता है? 60 एटम के आपस में कंबाइन होने से बना हुआ होता है। इस शेप की डिस्कवरी जिसने की थी उनका नाम था फुलर। उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर कौन थे? एक आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट समझता हो ना, बिल्डिंग बनाने वाले, वो थे। और उन्होंने इस शेप को क्या किया था? खोजा था। ये C60 का शेप जो था वो खोजा हुआ था। कोई दिक्कत रहा यहाँ तक? ये समझ में आ गया? कल हम बात करने वाले हैं, ठीक है, उतार लीजिए कंपाउंड के बारे में गाइड।